वो मोटे हो गए और उसके बाद उनका चेहरे का पूरा लुक चला गया। कहाँ वो हाई प्रोफेशनल आईटी कंपनी में जॉब कर रहे थे और अभी पिछले 1-2 साल से ना वो काम कर रहे थे और उनका घर भी बिक गया था। वो अपने आप में यह जो जुआ है जो है बहुत ही ख़तरनाक है और इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। मेनली इसको 3 तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है। तो वो किसी से भी मांगने से शर्माते नहीं है, हिचकिचाते नहीं है। उनको लगता है बस मैं कल परसों तक जो है पूरा सेटल कर दूँगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गैम्बलिंग डिसऑर्डर की, जो कि ICD-10 में आता है, हैबिट एंड इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर में, और इसको बोला जाता है पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग। और DSM-5 में आता है ये सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के अंडर। गैम्बलिंग का अगर शुद्ध हिंदी भाषा में बोला जाए तो इसका मतलब है जुआ खेलना। और काफ़ी सारे केसेस मैंने इसके देखे, और पिछले कुछ दिनों से जब से टेक्नोलॉजी में चेंज आया और एक्सेसिबिलिटी इसकी बढ़ गई है तो काफ़ी सारी समस्याएं इससे क्रिएट हो गई हैं। खासकर जैसे क्रिकेटिंग मैचेस में आपने देखा होगा लोग गैम्बल करते हैं। मेरे एक पेशेंट स्टार्टिंग में मेरे पास आए थे, उनको एंग्जाइटी और घबराहट रहती थी। मैंने उनका इलाज किया। वो हाई परफॉर्मर में थे और अपनी कंपनी में बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, स्टार परफॉर्मर थे बेसिकली। और तो मैंने उनका एंग्जाइटी और डिप्रेशन का इलाज किया और 2 साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा और सेटल हो गया। उसके बाद अचानक मुझे पता लगा कि कुछ 20 लाख का घपला उनके घर में हो गया है। मतलब इन द सेंस कि 20 लाख रुपए का कोई अकाउंट नहीं था जो उन्होंने सारे खर्च कर दिए थे। उसके बाद उनकी वो जॉब भी चली गई, उन्होंने जॉब चेंज कर ली। उसके बाद फिर 1-2 साल के बाद पता लगा कि 20-30 लाख का घपला हो गया है। फिर उसके बाद फिर पता लगा इस बार जब वो आए तो ऑलरेडी उनका घर बिक चुका था और उनकी वाइफ सोच रही थी कि मैं इनसे डाइवोर्स ले लूँ। तो सब कुछ बर्बाद हो चुका था। और मुझे ये बाद में पता लगा जब वो तीसरी बार लास्ट टाइम आए थे मेरे पास। उससे पहले तो मुझे भी आइडिया नहीं था, क्योंकि फैमिली ने कभी शेयर ही नहीं किया। वो हमेशा एंग्जाइटी, घबराहट, कंफ्यूज्ड रहते हैं, अब ये परफॉर्म नहीं कर पाते। और मैंने देखा उस बंदे को डिटोरिएट होते हुए। और कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को लगातार काफ़ी समय से देख रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा फील करते हैं कंफर्ट उस पेशेंट के साथ, या इमोशनल अटैचमेंट फील करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उनको डिटोरिएट होते हुए मुझे भी दुख हुआ कि वो मोटे हो गए और उसके बाद उनका चेहरे का पूरा लुक चला गया। कहाँ वो हाई प्रोफेशनल आईटी कंपनी में जॉब कर रहे थे और अभी पिछले 1-2 साल से ना वो काम कर रहे थे और उनका घर भी बिक गया था। उसके अलावा मैंने कुछ और केसेस देखे और मैंने एक कॉमन पैटर्न देखा कि पहले अगर 3 लाख का नुकसान होगा, फिर 5 लाख का होगा, फिर फैमिली एक बार भरेगी, दूसरी बार भरेगी, फिर उसके बाद सीधा 20 लाख का नुकसान होगा, फिर 40 लाख का नुकसान होगा। फिर तो बात आ जाएगी कि भाई और बहनों की जो प्रॉपर्टी है वो बेच दी जाए, तब जाके चीज़ें सेटल होंगी, जिस पे अटक जाते हैं। डेफिनेटली अटकना ही पड़ेगा। भाई बहन अपना सिक्योरिटी और चीज़ों को ख़राब तो नहीं कर सकते पेशेंट के लिए, क्योंकि वो तो पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहा है। और बच्चे भी बड़े होने लगते हैं, 30-40 साल की उम्र हो जाती है, 5-10 साल के बच्चे हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो फेज़ आता है वो आता है विनिंग फेज़, कि आपने कुछ ज़्यादा बड़ा जीत लिया, उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया और आपको लगा मैं तो ज़िंदगी यहाँ से बना लूँगा। उसके बाद आता है प्रोग्रेसिव लॉस। आपको लगता है अब फ़ायदा होगा, अब फ़ायदा होगा। इस चक्कर में पैसा लगाते जाते हैं और पैसा जो है वो नीचे जाता जाता है। उसके बाद आता है डेस्परेशन फेज़। आपको लगता है कि अब गड़बड़ हो तो गई है, बट आपने कई गलत जगह से लोन ले लिया है और कई गलत बंदों से लोन ले लिया है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है, वाइफ के गहने चोरी कर लिए हैं, और जो पैसा बिज़नेस में लगाना था, जो पेमेंट मिली थी, वो पेमेंट भी उसमें खर्च कर दी है और उसको रिकूप करना है। और लास्ट आता है डेस्परेशन फेज़ के बाद आता है होपलेस फेज़ में क्या होता है कि अब सबको पता लग चुका है, पूरे घर में बात खुल चुकी है, लेकिन अब जो एक्साइटमेंट बची है ज़िंदगी में वो सिर्फ उसी को लेके है और कोई काम करने का मन या उस तरह की इच्छा होती नहीं है। तो गैम्बलिंग जो है वो अपने आप में, या जो जुआ है जो है बहुत ही ख़तरनाक है और इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। मेनली इसको 3 तरह से क्लासीफाई किया जाता है। जैसे एक स्पोर्ट्स बेटिंग होती है, जैसे मैचेस के दौरान आपने देखा होगा। उसके बाद होता है लॉटरी सिस्टम, चांस की बात होती है कि आपकी लॉटरी लग जाएगी, जैसे लॉटरी खरीदते हैं लोग या लोटो वगैरह खेलते हैं। उसके बाद आता है तीसरा जो टाइप है वो आता है फिज़िकल स्किल, कि अगर आप कोई अपना क्रिकेट मैच खेल रहे हैं या अपने पत्ते खेल रहे हैं तो आप उसमें, जैसे दिवाली पे कई लोग करते हैं, तो दैट इज़ पार्ट ऑफ गैम्बलिंग में कुछ चीज़ें हैं जो देखने वाली होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो पेशेंट है खासकर वो प्री ऑक्यूपाइड रहता है सारा टाइम। प्रॉब्लम कब बन जाती है, कभी किसी ने कुछ खेला अपनी लिमिट में, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि 5,000 खेलेंगे, 10,000 खेलेंगे, ठीक है, इट्स ओके। दिवाली पे कई लोग ऐसा करते हैं, मैंने खुद भी देखा है।
मैं ऐसा कुछ नहीं करता। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे वो नहीं हो रहा, यहाँ पे सारा दिन दिमाग में वही चल रहा है कि कब वो खेलेंगे, कब काम से जाएंगे फिर वो खेलेंगे, फिर तो काम भी छूट गया, सिर्फ खेलेंगे। दूसरी बात आती है समय के साथ अमाउंट बढ़ता जाता है, जैसे कि हमने ऑलरेडी बात की। उसके बाद आता है कि किसी चीज़ को कंट्रोल होना, जैसे नशा होता है, शुरू में अल्कोहल स्टार्ट होता है तो क्वार्टर होता है, फिर हाफ बॉटल होती है, फिर सुबह शाम होता है। वही हाल जो है गैम्बलिंग में भी होता है, जो कंट्रोल है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। उसके बाद होता है कि कोई भी प्रॉब्लम से एस्केप करना है, कोई टेंशन है, प्रॉब्लम है, तो सट्टा लगा लो। और उसके बाद लगता है कि अब मैं लॉसेस को रिकूप करूंगा, या गलतफहमी हो जाती है, थोड़ा सा जीत गए तो लगता है कि अगली बार तो अब इतना जीत जाएंगे सारा पिछला जो है एक साथ ही कवर कर लेंगे। उसके बाद आता है कि इलीगल फाइनेंसिंग स्टार्ट हो जाती है, उन लोगों से पैसा लेना शुरू कर देते हैं जो गुंडे टाइप होते हैं, और वो सीधा घर पे आते हैं, तब घर वालों को पता लगता है। उसके बाद झूठ बोलना शुरू कर देते हैं कि नहीं मेरा तो 10 लाख ही था, बाद में पता लगता है कि नहीं 15 था, नहीं 20 था, फिर वो अमाउंट पहुँचते पहुँचते 40-50 लाख तक, या जिस फैमिली की जितनी कैपेसिटी होती है वो करोड़ों तक भी जा सकती है, हज़ारों या लाखों में भी अटक सकती है। उसके बाद है इससे रिलेशनशिप भी ख़राब होने लगते हैं। रिलेशनशिप में मतलब कि रिलेशनशिप जो है वो फैमिली के साथ ख़राब होंगे, जैसे वाइफ डाइवोर्स के बारे में सोच रही है, बच्चों के सामने इज़्ज़त नहीं रहेगी, भाई बहन सब जगह इज़्ज़त चली जाएगी, माँ बाप परेशान हो जाएंगे, कर्जा उतार के जो ऑफिस में काम करते हैं, जहाँ पे वो ऑफिस में काम करते हैं वहाँ इज़्ज़त कम हो जाएगी, बिज़नेस में काम करते हैं तो वहाँ पे जो नौकर है वो चोरी शुरू कर देंगे। वो देखेंगे जब मालिक ही ऐसा करता है, जिसको अपने बिज़नेस की परवाह नहीं है, जो अपने पिताजी के साथ ऐसे चोरी कर रहा है, तो दूसरों को भी यही सिखाएगा। और लास्ट में क्या होता है कि बाकी लोग उनके पैसे पूरे करते हैं, जैसे कि अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो पूरे करते हैं, या वाइफ पूरी करती है, या उनके गहने बेचते हैं, या सब जगह से उन्होंने, और घर वालों को पता लगता है कि इन्होंने सब जगह से उधार लिया हुआ है, उन्होंने नेबर से भी उधार लिया हुआ है, दोस्तों से भी उधार लिया हुआ है, इवन जहाँ वो सिगरेट या पान खाते हैं वहाँ पे भी उनका उधारी चल रही है। तो वो किसी से भी मांगने से शर्माते नहीं है, हिचकिचाते नहीं है, उनको लगता है बस मैं कल परसों तक जो है पूरा सेटल कर दूंगा। कारणों की बात करें तो इसमें ये देखा गया है कि 15 साल से पहले अगर किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई है, डाइवोर्स हो गया है, वो सेपरेट हो गए हैं, या डिफ़िकल्ट रहे हैं सर्कमस्टांसेस, या फैमिली में डिसिप्लिन है ही नहीं, या डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा है, या इनकन्सिस्टेंट है, या फैमिली में कोई फाइनेंशियल प्लानिंग या इस तरह की कोई चीज़ें नहीं है, या फिर एक्सपोजर जो है वो सट्टा खेलने का बहुत आसानी से मिल जाता है, जैसे आजकल मोबाइल पे ही मिल जाता है, आराम से बच्चों को मोबाइल मिल भी जाते हैं, और अचानक घर वालों को पता लगता है कि एटीएम का कार्ड जो से पैसे गायब हो गए। और 1-2 बार तो ऐसा भी हुआ कि घर वालों ने पुलिस कंप्लेंट कराई और पता लगा कि बच्चे ने ही पैसे निकाले थे, तो उनको पुलिस स्टेशन में भी शर्मिंदा होना पड़ा। तो ये सारे जो कारण हैं वो बन जाते हैं। इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं कि कंपल्सिव वो अपने आप को हराना ही चाहते हैं, या वो अपने आप को नार्सिसिस्टिक टाइप होता है कि अपने आप को सोचते हैं कि मुझसे ज़्यादा तो कोई बड़ा है नहीं, जो भी मैं सोचूंगा ठीक ही सोचूंगा। या लर्निंग बिहेवियर की जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये बोलते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि वो कंट्रोल करना सीख गए हैं, जबकि वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। इसके साथ और प्रॉब्लम्स, मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, साइकेट्रिक, जैसे मूड डिसऑर्डर हो सकता है, ADHD हो सकता है, नशा करना हो सकता है, और नशे में अक्सर जो है चाय पीना ज़्यादा, या सिगरेट या तंबाकू का सेवन करना होता है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में इसमें एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, या नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। तो मोटे तौर पे बोलेंगे तो क्लस्टर B होता है। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें लोग एनोनिमसली एक दूसरे की हेल्प करते हैं जो ऑलरेडी इसमें होते हैं। उसी तरह गैम्बलिंग एनोनिमस करके भी है, बट रिसर्च ये कहती है कि लोग उतना स्टिक नहीं करते जितना अल्कोहलिक एनोनिमस के साथ स्टिक करते हैं, और कई बार तो एकदम उससे, जैसे बोलते हैं ना, सिचुएशन से दूर रखने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। और उसमें कम से कम जब 2-3 महीने तक पेशेंट फ्री रहे उससे, उसके बाद फिर उनकी साइकोथेरेपी हो जब वो गैम्बलिंग ना कर रहे हों। और मेडिसिन की भी मदद ली जा सकती है, जिसमें SSRIs या बाकी ड्रग्स आती हैं। और फैमिली को काफ़ी ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ता है, और फैमिली के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो एक हैबिट है एक तरह से, जिसका सर्कल तोड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो शुरू से और जितनी जल्दी हो जाए उतना ही बेटर है। तो अगर हम इसको समराइज़ करें तो गैम्बलिंग काफ़ी गंभीर समस्या है, और करंट सिनेरियो में तो ये बढ़ी रही है, घट नहीं रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी ऑन द फ़ोन इट इज़ अवेलेबल, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने आप को रेगुलेट करना और बच्चों को ऐसा माहौल देना कि वो इस तरफ ना जाएं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस बात को समझना, ताकि बात इतनी बढ़ ना जाए कि हम इसे कंट्रोल ना कर पाएँ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।